एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। लेकिन जो आज की मेरी वीडियो है वो है रेलवे पे रिलेटेड। तो रेलवे के जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं उन्हीं पे आज मैंने उन्हीं सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके ये अपनी वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं या तो वो रेलवे में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना का सबसे उच्च पद यानी नेवी का सबसे हाईएस्ट पोस्ट पूछी गई है। तो और ये जो बाकी के दोनों क्वेश्चन हैं ये नहीं आए हैं, लेकिन मैंने लिख लिए क्योंकि ये अगर आपको आता है तो ये भी चीजें आपको आनी चाहिए। तो नौसेना का सबसे उच्च पद होता है एडमिरल का पद, यानी कि नेवी में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है वो एडमिरल की होती है। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कि ये जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है आपकी नेवी की वो है एडमिरल। थल सेना यानी कि आर्मी का सबसे उच्च पद, तो थल सेना ये जो आर्मी का सबसे उच्च पद होता है वो होता है जनरल का। तो ये चीज याद रखिए, आर्मी वाले में लोग भूल जाते हैं ब्रिगेडियर या कुछ भी सोचते हैं, ये सारी भी ऑफिसर पोस्ट है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो जनरल की होती है। अब देखिए वायुसेना का सबसे उच्च पद पूछा जा रहा है, यानी कि एयर फोर्स की सबसे हाईएस्ट पोस्ट क्या होती है, तो वो होती है एयर चीफ मार्शल। तो वायुसेना का सबसे उच्च पद होता है एयर चीफ मार्शल। आगे जब मैं कभी भी पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को सारी जितनी भी पोस्ट है वो लाइन बाय लाइन बता दूंगी। उससे आपको क्या होगा कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें पूछा जाता है बाय पोस्ट, आप इसको क्रम में लगाइए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी देखे जाते हैं। तो इसके लिए आपको सारी पोस्ट पता होनी चाहिए, लेकिन सबसे मेन है कि आपको सबसे ज्यादा मेन यही है कि हाईएस्ट पोस्ट पता हो, और उसके बाद जितनी पोस्ट है हम बाद में सारी। तो जो एयर फोर्स का आपका सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है वो है एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल। अब देखिए पूछा जा रहा है पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, यानी मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होती है। तो जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो पानी का अधिकतम घनत्व यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आ भी सकता है। आपने देखा होगा हम लोग डेंसिटी किस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला जब यूज करते थे, आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, रो इज इक्वल टू एम अपॉन बी। में भी ये आ सकता है, कुछ भी चीजें पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे जो रो है आपका वो डेंसिटी होता था, एम जो है वो मास होता था, और v जो है वो वॉल्यूम होता था। तो इस तरीके हम लोग क्या करते थे, डेंसिटी निकाल लेते किसी भी चीज की। तो बाई न्यूमेरिकल अगर कभी क्वेश्चन आता था तो निकाल लेते थे। अभी मैं बताऊं आपको, एक CHSL का क्वेश्चन आया था, वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड था, CHSL में पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता हो बाई न्यूमेरिकल आपको करने को आ जाए, वहाँ पे आपको वैल्यूज दियो और वहाँ सॉल्व करने को आ जाए, ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं होते। फिर भी मैंने बता दिया। तो ये आपका जो है ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। कोई भी आपको जो लिक्विड दिया है उसका मास, उसका वॉल्यूम वगैरह निकाल के आप उसकी डेंसिटी रख के निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे। तो मैंने बोला है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा कि बुद्ध जी के जितने भी आप देखते हैं उसमें कुछ वर्ड्स जो होते हैं, जैसे धर्म को धम्म लिखा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जहां आप उसको अलग देखेंगे। तो ये जो है ये पाली भाषा है, जो कि श्रीलंका में बोली जाती थी, श्रीलंका में बोली जाती है, सॉरी। ये जो बुद्ध का उपदेश था पूरा पाली भाषा में ही था, जो वो उपदेश देते थे वो पाली भाषा में देते थे। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि भाषा कौन सी थी, तो पाली। ये श्रीलंका और उससे सटी हुई जगह जितनी थी वहां पर ये भाषा चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में अब तक वित्तीय आपातकालीन घोषणा कब हुई है। तो वैसे तो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ कि अब तक एक भी बार नहीं हुई है, लेकिन क्या होता है ये आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, और कैसे कैसे आपातकाल लग सकते हैं भारत पे, कब कब इमरजेंसी लगी है। तो 2 बार लगी है इमरजेंसी, आपको पता भी होगा। एक बार जब चीन से युद्ध हुआ था
तो उसे बोलते हैं बाह्य आक्रमण के आधार पर भी इमरजेंसी लगती है, यानी विदेशी आक्रमण कोई अगर हो रहा है और अगर भारत को लगता है कि इमरजेंसी लगनी चाहिए, तब एक बाह्य आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी लग सकती है, या फिर इमरजेंसी लग सकती है आंतरिक सुरक्षा के आधार पर। तो आंतरिक सुरक्षा के आधार पर जब इंदिरा गांधी थी तो उनके समय लगी हुई थी, आपको पता होगा इमरजेंसी जब लगी थी। और उसके बाद एक इमरजेंसी और होती है जो होती है वित्तीय आपातकाल। तो ये जो वित्तीय आपातकाल है ये तब घोषित किया जाता है जब भारत के राष्ट्रपति या किसी भी देश के राष्ट्रपति जिसमें भी है ये, तो उसको अगर ये लगे कि भारत की मुद्रा को या साख को यानी क्रेडिट को खतरा है, तो फिर ये वित्तीय आपातकाल घोषित होता है। ये आपातकाल के जितने भी सिद्धांत हैं सब जर्मनी से लिए गए हैं। और जब मैं बताऊंगी आपातकाल तब मैं पूरा पढ़ाऊंगी कि आपातकाल क्या होता है, कैसे क्या है, कौन से अनुच्छेद में लगता है, ये सारी चीजें बात करेंगे तब। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिए। तो अभी तक वित्तीय आपातकालीन घोषणा एक भी बार नहीं हुई है, बहुत ही अच्छी चीज है। तो एक भी बार नहीं, तो आप ये लिख सकते हैं कभी नहीं या फिर नेवर। तो वहां पे आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा गया होगा, एक बार, दो बार, तीन बार और नन ऑफ दीज। देखिए लोहे का शुद्धतम रूप पूछा गया है। तो वैसे तो लोहे के काफी सारे रूप होते हैं, आयस्क के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे शुद्धतम रूप पूछा गया है, मतलब जो सबसे शुद्ध होता है, जिसके बाद आपको नॉर्मली मतलब समझ लीजिए आयरन, जिस आयरन को आप यूज कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको बनानी है उसको ढाल सकते हैं, तो उस लोहे को बोला जाता है पिटवा लोहा। आपने सुना होगा, अगर आपने इंटर वगैरह पढ़ा होगा तो ये पिटवा लोहा वर्ड आता है, जिसको रॉट आयरन भी बोलते हैं। तो लोहे का शुद्धतम रूप यही है, उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, सबसे ज्यादा कम होती है पिटवा लोहे में। तो यहाँ पे लोहे का शुद्धतम रूप पूछा गया था पिटवा लोहा, यानी कि रॉट आयरन। ये खराब वाला रॉट नहीं है। तो ये हो गया आपका लोहे का शुद्धतम रूप। अब देखिए पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता जब हम बताएंगे तो बहुत ही अच्छे से बताएंगे गाइस, उसकी पूरी एक क्लास लगेगी। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, मेन बोला जाता है कि शहरी सभ्यता थी। उसके बाद में ज्यादातर जो सभ्यताएं आई हैं या आर्य सभ्यता जो आई वो एक ग्रामीण सभ्यता मानी गई थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता बोली जाती थी, क्योंकि जितनी भी चीजें लगभग शहर के लिए, एक अच्छे शहर के लिए चाहिए होती है, वो सब सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थी। सड़कें 90 डिग्री एंगल बनाती थी, 90 डिग्री एंगल पर काटती थी, पक्की नालियां थी, पक्की सड़कें थी, और घर भी पक्के बने हुए थे, स्नानागार बने हुए थे। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें थी, मोहनजोदड़ो चमूदड़ो में ऐसे ऐसे कारखाने मिले थे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कारखाने, देश विदेश से व्यापार भी होता था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ज्यादातर शहर में ही मुमकिन है। तो ये हम बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मेनली वो शहरी सभ्यता थी। हाँ कुछ कुछ जगह ऐसी हो सकती है जो पिछड़ी हो तो वो ग्रामीण सभ्यता टाइप की हो, लेकिन मेनली अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था तो वो शहरी स्वरूप था, ना कि ग्रामीण। शाहजहां के पुत्रों में अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया। आपको पता होगा शाहजहां के 5 पुत्र थे, एक पुत्री भी थी जहांआरा। उसके आगे अगर और पुत्री हो तो मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है इतना। पुत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। शाह शुजा थे, दारा शिकोह थे, औरंगजेब था। औरंगजेब तो आप जानते ही हैं जो शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठा औरंगजेब था। और भी थे, फिलहाल ज्यादा से आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे जितना पूछा गया है कि अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया, तो अनुवाद में जो सबसे ज्यादा तेज था वो दारा शिकोह था, क्योंकि औरंगजेब को तो कट्टर मुस्लिम माना जाता है। उसने कभी भी ऐसा कोई अनुवाद वगैरह नहीं किया किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथों का। लेकिन यहाँ पे जो शाहजहां के पुत्रों में अथर्ववेद का अनुवाद करने वाला थे वो थे दारा शिकोह, और उन्होंने और भी काफी चीजों का अनुवाद किया है। तो उनके पुत्रों में यहाँ थे दारा शिकोह। प्रश्न तनाव किस पर निर्भर करता है। ये देखिए फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको सबके मैंने क्वेश्चन मिक्स करके दिए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर, जैसे एक बार मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सिर्फ साइंस के बायोलॉजी के रखे थे क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने सब कुछ दिया है। तो देखिए पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव मीन्स सरफेस टेंशन किस पर निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो वो है आपका ड्रग की
यानी कि नेचर ऑफ फ्लड या नेचर ऑफ फ्लूड, जो भी आप बोले, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। द्रव का पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? द्रव की प्रकृति पर, उसका नेचर कैसा है। तो ये हो गया आपके मोस्टली जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने और लिख लिए यहाँ पे, जल्दी से इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जब दिल्ली सल्तनत हम पढ़ाएंगे तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी आएंगे और फिर इल्तुतमिश, ऐसे करके पूरा क्रम आएगा। जो ये पूरा वंश है ना, इसको गुलाम वंश बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सब एक दूसरे के गुलाम रहे हैं। तो यहाँ जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। आप जानते हैं मोहम्मद गौरी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की थी। तो यहाँ हम लिख देंगे मोहम्मद गौरी। जब आगे आप पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। पूरा इसको गुलाम वंश बोला जाता है। और फिर आगे जब मैं बताऊंगी इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए लोकटक झील स्थित है, पूछा गया था कहाँ स्थित है, तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चन भी झीलों से और नदियों से या फिर दर्रों से, आगे जब मैं पासेस पढ़ाऊंगी, दर्रे पढ़ाऊंगी तो उनकी ट्रिक भी बताऊंगी और मतलब ऐसे भी बता दूंगी आपको कि कैसे याद रखना है आपको। शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो जो एनर्जी आपकी स्टोर होती है ना वो पूरी एटीपी में स्टोर होती है। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका एब्रीविएशन भी पूछा जा सकता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आप देखते हैं सरकारी कोई भी चीज होती है वहाँ पे एक सत्यमेव जयते का स्लोगन टाइप का लिखा होता है, जो कि लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कई तरीके के उपनिषद हैं जिसमें एक ये उपनिषद है जिससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये जितनी भी फर्स्ट लोग हैं उनको तो जरूर तैयार कर लीजिए। फर्स्ट लेडी या फिर जितने भी अध्यक्ष होते हैं किसी के भी, फर्स्ट या फिर इस टाइम के जो वर्तमान है, बस इतना ही आपको तैयार रखना है। तो ये थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। तो ये आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे ऐसी वीडियोस और आएंगी जब तक कि एग्जाम आपका हो नहीं जाएगा। मैं इस टाइप की वीडियोस लाती रहूंगी जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको रेलवे से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे ओवर करते हैं। मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।